20 जून 1991 एक फिएट कार लुटियंस दिल्ली के 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर बसे बंगले के कंपाउंड में दाखिल होती। कार के मालिक प्रसिद्ध पत्रकार संजय बारू ये टोलने आए हैं कि लू के इन दिनों में राजनीति की हवा की शोर है। कार के मालिक ने उतरकर देखा कि वहां है कोई नहीं। तभी बंगले के मालिक का एक सहायक आया और स्वागत सत्कार के बाद संजय बारू को एक कमरे में ले गया। सामने कॉटन की सफेद लुंगी बनियान पहने एक बुजुर्ग बैठे थे। बुजुर्ग ने मेहमान को चाय ऑफर की। ये बुजुर्ग कुछ कम बोलते थे पर दर्जन भर भाषाएं जानते थे। उनमें से लगभग आधा दर्जन भाषाएं तो लयबद्ध होकर लिख लेते थे, बोल लेते थे, पढ़ते भी थे। पर इस बुजुर्ग के बंगले में भी शांति थी। ये बुजुर्ग अगले ही दिन इस शांति से निकलकर सत्ता के गलियारों में शोर को समझने वाले थे, क्योंकि भोर के अगले सूरज के साथ इस बुजुर्ग को बनना था प्रधानमंत्री। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबें बातें देख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज की किताब है 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री। इसे लिखा है संजय बारू ने। जी हाँ, वही संजय बारू जिनकी किताब एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। वो 2004 से 2008 तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मीडिया एडवाइजर थे। इस किताब में 8 अध्याय हैं, जिसमें साल 1991 का भारतीय समाज, राजनीति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका लंबा खाका खींचा गया है। एलिफ पब्लिकेशन ने इसे छापा है और कीमत है 499 रुपये। हम एक बुजुर्ग की बात से इस बातचीत में दाखिल हुए थे। सर्वनाम से संज्ञा करने पर जिनकी पहचान बनती है पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव की। आज हम नरसिम्हा राव के कुछ किस्सों से रूबरू होंगे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण से आते थे। आधुनिक नक्शे के हिसाब से तेलंगाना के रहने वाले थे। वापस लौटते हैं किस्से पर। अभी 20 जून की शाम तक कई और नाम भी तैर रहे थे मार्केट में। अर्जुन सिंह का नाम था जो उत्तर में काफ़ी प्रसिद्ध थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे मध्य प्रदेश के। शरद पवार, वो भी दिलचस्पी जाहिर कर चुके थे, वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। संजय बारू ने नरसिम्हा राव से पूछा कि अखबारों के मुताबिक शरद पवार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तब राव ने कहा कि ये तो बम्बई के अखबारों की बात है। उस कमरे में एक शख्स और थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद। राव की बात सुनकर ये हंस दिए थे। तब राव भी चुपचाप मुस्कुरा दिए थे और संजय को अपना जवाब मिल गया था। पर यह भी सितारों का खेल ही है, क्योंकि राव के करीबी सहयोगी आर के प्रसाद बताते हैं कि नरसिम्हा ने तो कोर्थालम पीठम में पुजारी बनने का मन बना लिया था। फिर राव को पवार और अर्जुन सिंह से बढ़त कैसे मिली, क्योंकि राव तो उस वक्त सांसद भी नहीं होते थे। इसके बारे में संजय बताते हैं कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार के वफादारों ने राव का समर्थन किया था। और इस समर्थन का वजन भी था क्योंकि सोनिया गांधी के पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1 महीने पहले ही प्रचार के दौरान एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। राव को गांधी परिवार के समर्थन से इतर एक दूसरी थ्योरी भी है कि 227 में से लगभग 100 सांसद दक्षिण से ही चुनकर आए थे और वो जाहिरन अर्जुन सिंह या शरद पवार से अधिक राव को ही तरजीह देते। हालांकि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का एक और दावा है कि सोनिया तो चाहती थी कि शंकर दयाल शर्मा को प्रधानमंत्री का पद दिया जाए, पर उन्होंने खराब स्वास्थ्य का तर्क देकर ऑफर ठुकरा दिया। वैसे भी उस वक्त तक वो उपराष्ट्रपति थे और 1 बरस का पूरा कार्यकाल उनका बाकी था। संजय लिखते हैं कि शंकर दयाल शर्मा ने सोचा कि एक अल्पमत की सरकार चलाने से बेहतर तो यही है कि फिलवक्त जो पूरा पद है उसमें कार्यकाल पूरा कर लिया जाए। बाद में यही शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने और अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी इन्होंने ही दिलवाई थी। राव की सरकार को संसद में बहुमत पाने में 2 साल लग गए। इससे पहले नेहरू गांधी परिवार से बाहर ये कोई काम कर भी नहीं पाया था, न ही गुजरात के मोरारजी देसाई और न ही उत्तर प्रदेश के चरण सिंह या वीपी सिंह। पर अब सरकार तो बन गई थी, लेकिन चलानी थी। आर्थिक मोर्चे पर भारत की हालत खस्ता थी। रुपए की कीमत 11% गिर चुकी थी। बहुत सारी और दिक्कतें भी थी। ऐसे में कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। राव ने यह जिम्मेदारी सौंपी मशहूर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को, जो आरबीआई के गवर्नर तब रह चुके थे। राष्ट्रपति वेंकट रमन ने भी नरसिम्हा राव को मनमोहन सिंह का ही नाम सुझाया था। इन दिनों का एक और मजेदार किस्सा ये है कि मनमोहन सिंह को शुरुआती दिनों में 1% सिंह बुलाया जाता था, 1% सिंह, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि वो महंगाई दर को 1% पे ले आएंगे। अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पार्टी के कद्दावर नेताओं मसलन अर्जुन सिंह, ए.के. एंटनी और वाम कांग्रेस की आलोचना से तंग आकर 3 बार अपना इस्तीफा नरसिम्हा राव को भिजवाया था और नरसिम्हा राव हर बार लौटा देते। उनका यही रटा रटाया जवाब होता कि इस आलोचना के केंद्र में मैं हूं, तुम अपने पे क्यों ले रहे हो। तीसरी बार वाला इस्तीफा पाने पर तो राव भी चिढ़ गए थे। उन्होंने कहा था कि मनमोहन दावा करते हैं कि वो राजनेता नहीं, पर जब वो एक वित्त मंत्री के पद पे हों तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो राजनेता नहीं है।
राव की उपलब्धियां कई थीं, कुछ ऐसी भी जिनके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं या ज़्यादा लोग उन्हें जानते नहीं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा जिसको हम कह देते हैं, उसका जो शुरुआती रूप था वो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही सबसे पहले लागू हुआ था। राव के खाते में और भी कई उपलब्धियां दर्ज हैं। मसलन भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देना, उदारीकरण और प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंस राज को खत्म करना और भूमंडलीकरण को लागू करना, या विदेश की कंपनियां यहां व्यापार करने आ सकती हैं, इस तरह की अनुमतियां देना। 24 जुलाई 1991 को दिए 31 पन्नों के 18,000 शब्दों के उस मशहूर भाषण को याद कीजिए जिसमें मनमोहन सिंह कहते हैं, सारी दुनिया स्पष्ट और ऊंची आवाज में सुन ले कि भारत जाग चुका है, हम इस दौर से और मजबूत होकर निकलेंगे। संजय बारू आगे लिखते हैं कि यदि राव साल 1995 की सर्दियों में परमाणु परीक्षण करवाने में भी सफल हो जाते तो उनका कार्यकाल जो एक जोरदार दस्तक के साथ शुरू हुआ था, एक इतनी ही बड़ी घटना के साथ उसका अंत भी होता। हालांकि वो ये अवसर अपने अगले उत्तराधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी को सौंप गए थे, जो इसमें सफल भी हुए। हम भी आपको सौंप जाते हैं नरसिम्हा राव के इन किस्सों के साथ किताबी बातें के अगले अंक में कल फिर से आने के लिए हम आज आपसे विदा लेते हैं। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक टेंगोरिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।